उधर मुंबई के अंधेरी में एक फिल्म स्टूडियो में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां लगी आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद आग काफी देर तक धधकती रही। उस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जी जान से जुटे नजर आए, पर आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाना उनके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि स्टूडियो के अंदर लकड़ी का सामान रखा हुआ था जो तेजी से आग में गिर रहा था। भीषण आग ने कुछ ही देर में पूरे स्टूडियो को अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद वहां दूर तक काले धुएं का गुबार छा गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में जलकर पूरा स्टूडियो राख हो गया। बताया गया कि जिस वक्त आग लगी स्टूडियो के अंदर शूटिंग चल रही थी। हालांकि गनीमत रही कि आग लगते ही स्टूडियो के अंदर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आंख में दम किए बैठे पुतिन ने एक बार फिर वहां खलबली मचा दी। इस बार पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के खिलाफ खड़े इटली से बदला लेने के लिए पुतिन ने वहां की सरकार ही गिरवा दी। कहा जा रहा है कि इसके लिए पुतिन ने इटली के ही राइट विंग के एक नेता के साथ मिलकर साजिश रची और इटली की गठबंधन सरकार के दिन लद गए। असल में पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मारियो द्रागी की सरकार गिर गई थी, लेकिन खबर वो नहीं है। यूरोप में सनसनी उस बात से फैली है जिसमें कहा जा रहा है कि मातेओ सल्विनी ने यूं ही अपना समर्थन वापस नहीं लिया था। दावा है कि उन्हें ऑर्डर मिला था, पुतिन का ऑर्डर, और पुतिन के एक इशारे पर मातेओ सल्विनी अपने देश के साथ ही गद्दारी करने को राजी हो गए। यानी कहने का मतलब यह कि मॉस्को में बैठे पुतिन की पहुंच इटली की सत्ता के शीर्ष तक है। पुतिन ने महज एक इशारा किया और इटली से उनके रास्ते का कांटा साफ हो गया और प्रधानमंत्री मारियो द्रागी को इस्तीफा देना पड़ा। दावा है कि द्रागी की सरकार गिराने की साजिश 2 महीने पहले ही बना ली गई थी। इटली के एक नामी अखबार ने रिपोर्ट छापी कि मई में मातेओ सल्विनी के एक आदमी की रोम में पुतिन के भेजे एक राजनयिक से सीक्रेट मीटिंग हुई थी। दावा है कि उस मीटिंग में पुतिन के अधिकारी ने सल्विनी के आदमी से बिल्कुल साफ साफ पूछा था कि क्या उनकी लीग पार्टी का कोई मंत्री द्रागी की सरकार से इस्तीफा देना चाहता है। इस सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया के होश उड़ाए हुए हैं, लेकिन इटली में लोग ज्यादा हैरान नहीं, क्योंकि मातेओ सल्विनी की पुतिन से करीबी के बारे में हर कोई वाकिफ है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ग्रुप बेलिंगकैट ने भी 2019 में अपनी जांच में पाया था कि सल्विनी कई बार मॉस्को गए थे ताकि वो अपनी पार्टी के लिए तगड़ा फंड जुटा सकें। हालांकि मातेओ सल्विनी ने पुतिन के साथ मिली भगत की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इन रिपोर्ट को फेक न्यूज बताया। लेकिन इटली की राजनीति में तो भूचाल आया हुआ है। मातेओ सल्विनी पुतिन के ऐसे फैन हैं कि वो कई बार उनके चेहरे वाली टी शर्ट पहने नजर आ चुके हैं। वो पुतिन से मिल भी चुके हैं। कुछ वक्त पहले तो यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए उन्होंने शांति वार्ता करवाने का मन भी बना लिया था। इसके लिए वो मॉस्को के दौरे पर जाने की भी प्लानिंग कर चुके थे। दौरे पर जाने का प्लान उनका था, लेकिन उनकी फ्लाइट कराई थी रूस के ही दूतावास ने। हालांकि वो दौरा कभी हुआ ही नहीं, लेकिन सल्विनी के पुतिन से करीबी से इटली में दहशत है, क्योंकि अब 25 सितंबर को वहां चुनाव है और माना जा रहा है कि सल्विनी का दक्षिणपंथी गठबंधन जीत जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के लिए यह सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि मारियो द्रागी जैसे नेता की कुर्सी छीनने से उनकी एक जीत तो पहले ही हो चुकी है। उस पर उनके ही आदमी के हाथ में इटली की सत्ता आना पुतिन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मातेओ सल्विनी यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हैं और मारियो द्रागी उसके समर्थक थे। वो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़े रहे। द्रागी रूस पर प्रतिबंधों के भी हिमायती थे और यूक्रेन को हथियार और पैसा भेजकर रूस से लड़ाई में उसकी मदद करने के भी। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने अपने ऐसे विरोधी को ही ठिकाने लगा दिया ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। पश्चिमी मीडिया के दावों में कितनी सच्चाई है उसके लिए तो जांच करनी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि पुतिन के आगे पश्चिमी देशों की एकता लड़खड़ाती दिख रही है, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया और फिर एक हफ्ते पहले मारियो द्रागी का नंबर आ गया। दोनों घटनाओं में एक ही चीज कॉमन है, वो ये कि जिसने पुतिन के खिलाफ बोला उसका पत्ता ही साफ हो गया। बोरिस जॉनसन लगातार पुतिन पर आग उगल रहे थे और द्रागी भी पुतिन के खिलाफ थे। इटली में मची उथल पुथल इसलिए अहम है क्योंकि वो नेटो का सदस्य है, दुनिया के अमीर देशों के संगठन G7 का भी सदस्य है और यूरोपियन यूनियन की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। ऐसे में इटली की कमान किसके हाथ में जाएगी, ये पूरे यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए और पुतिन के लिए बहुत मायने रखता है। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। भारी बारिश के बाद जयपुर हाईवे के बगल में बने अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोग बुरी तरह फंस गए और फिर वहां से निकलने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। अंडरपास में अंदर और बगल में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां बहने लगी हो। अंडरपास के बाहर एक बाइक सवार तो बुरी तरह पानी के बीच फंसा दिखाई दिया। यही नहीं, कई बड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी के आगे थम गए। कुछ लोग तो ट्रैक्टर से पानी में फंसी गाड़ियों को बाहर निकालते भी नजर आए। भारी बारिश के बाद
अंडरपास तो डूबा ही, लेकिन उसके साथ ही हाईवे पर भी कई जगहों पर पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। वहां पुलिस ने ऐप के जरिए लोन देकर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस गिरोह के 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास मौजूद 350 से ज्यादा बैंक खातों से करीब 14 करोड़ की रकम भी बरामद की गई है। आरोप है कि गिरफ्त में आए लोगों ने एक शख्स को 3 लाख रुपए का लोन ऐप के जरिए दिया था और फिर उसे डरा धमकाकर उससे 15 लाख रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर है कि चीन अपने लड़ाकू विमानों का उत्पादन बढ़ा रहा है। इसके अलावा उसने इन विमानों को उड़ाने वाले पायलट की ट्रेनिंग का समय भी घटा दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके विमान और पायलट जल्द से जल्द जंग के लिए तैयार हो जाएं। जिसकी वजह है चीन की 2 मोर्चों पर लड़ाई की तैयारी, जिनमें पहला मोर्चा है LAC पर भारत और दूसरा है ताइवान। यानी चीन 2 फ्रंट वॉर का प्लान बना रहा है, जिसके लिए उसने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों J-20 का उत्पादन बढ़ा दिया है। यानी चीन अपने J-20 विमानों से भारत और ताइवान की सेना से लड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से ये खबर भी आ रही है कि चीन LAC के पास अपने J-20 विमानों से सैन्य अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, उसने भारत के राफाल से उन्हें बचाने के लिए एयरबेस पर मजबूत हैंगर भी बनाए हैं। यानी ये पक्का है कि LAC के पास, या यूं कहें कि अपने पहले वॉर फ्रंट पर चालबाज चीन अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लड़ेगा। और ताइवान के खिलाफ भी उसका कुछ ऐसा ही प्लान है, जिसके लिए उसने अपने लड़ाकू विमानों के उत्पादन में पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की ओर से आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की वायुसेना के पास 2800 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें 2250 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें 800 चौथी पीढ़ी के हैं, और अब तो वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल कर चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की वायुसेना में 100 J-20 विमान हैं, जिनकी संख्या बढ़ाने का प्लान है, और इस प्लान को पूरा करने के लिए हर साल करीब 125 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का प्लान है। यानी 2025 तक चीन की वायुसेना के पास करीब 500 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस होते हैं और दुश्मन के इलाके में चुपके से घुस जाने में माहिर हैं, क्योंकि इनकी तकनीक इन्हें दुश्मन के रडार में आने से बचाती है। यही नहीं, चीन अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए पायलट की ट्रेनिंग पर भी खास जोर दे रही है, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें चीन के पास बोहाई सागर पर पायलट रात में ट्रेनिंग लेते दिखे। इस ट्रेनिंग में पायलट को एयर डिफेंस सिस्टम से बचना और दुश्मन पर हमला करना सिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि चीन J-20 विमानों को उड़ाने के लिए 3 साल में पायलट तैयार कर रहा है, जो कि पहले ये ट्रेनिंग 6 साल में पूरी होती थी। मतलब भारत और ताइवान से लड़ने के लिए चीन अपने पायलट की ट्रेनिंग पहले से आधे समय में पूरा करवा रहा है। खबर है कि चीन के नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर पहला पायलट रेडी भी हो चुका है, और इस पायलट की उम्र है 23 साल। कहा जा रहा है कि चीन का नया पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया का सबसे तेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब ये कि 2 फ्रंट वॉर के लिए शातिर चीन जमकर तैयारी कर रहा है। वो अलग बात है कि भारत और ताइवान से लड़ने के इस प्लान के सफल होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि LAC के पास भारत की तैयारी भी जोरदार है। वो वहां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से नजर रख रहा है, जिससे चीन के किसी भी लड़ाकू विमान का बच पाना मुश्किल है। इसके अलावा चीन की चालों को फेल करने के लिए सीमा के पास के 2 एयरबेस पर राफाल के बेड़े भी तैनात हैं। एक बेड़ा तो LAC के पास तक चीन की हरकतों का मुआयना भी करके आ चुका है। यानी चीन विमानों का उत्पादन बढ़ाए या पायलट की ट्रेनिंग का वक्त आधा करे, भारत की सेना से लड़ना उसके लिए मुश्किल है। रही बात ताइवान की, तो उसके साथ तो अमेरिका खड़ा है, जो समंदर और आसमान दोनों जगह ड्रैगन के पर काटने की काबिलियत रखता है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी पर कार्रवाई के बाद ईडी ने अब ममता के एक और विधायक पर शिकंजा कस दिया है। टीएमसी विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नोटिस भेजा गया है। ये मामला टीवी चैनल को दिए गए विज्ञापन से जुड़ा हुआ है और कृष्णा कल्याणी इस कंपनी के चेयरमैन है। ईडी ने 2018 से लेकर 2022 तक के विज्ञापनों के बदले किए गए भुगतान की जानकारी उनसे मांगी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुलिस वाला एक बुजुर्ग को बुरी तरह पीटता दिखाई दिया, जिसका वीडियो ट्रेन में बैठे एक आदमी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। सामने आए वीडियो में वो पुलिस वाला बुजुर्ग को पैरों से मारता नजर आया, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। प्लेटफॉर्म पर नीचे गिरे बुजुर्ग को पहले तो उसने घसीटा और फिर ट्रेन की पटरियों की तरफ लटका दिया। इस दौरान बुजुर्ग पुलिस वाले से छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिसकर्मी ने उनकी एक न सुनी और पिटाई करता रहा। आरोप है कि शराब के नशे में धुत बुजुर्ग स्टेशन पर किसी यात्री से बहस कर रहे थे,
जिसके बाद पुलिस वाले ने उनकी पिटाई की। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। यूरोप के देश जॉर्जिया से हेलीकॉप्टर हादसे की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक पहाड़ी पर फंसे पैराग्लाइडरों को बचाने की कोशिश के दौरान यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें पहाड़ी के बीच उड़ता ये हेलीकॉप्टर अचानक गोते खाने लगा। हवा में ही कई बार गोते खाने के बाद वो अचानक नीचे की तरफ लुढ़क गया और घने जंगलों में जाकर टकरा गया। हादसे की दूसरी तस्वीरों में भी हेलीकॉप्टर अचानक नीचे गिरा और फिर आग की ऊंची लपटों के साथ ही पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से भर गया। जिसने भी इस हादसे को देखा वो दहशत में आ गया। बताया गया कि हेलीकॉप्टर पर चालक दल के 2 सदस्यों के साथ ही बचाव दल के भी 3 लोग सवार थे, जिनकी तलाश तेज कर दी गई। इधर अधीर रंजन चौधरी ने संसद में हुए हंगामे के बीच राष्ट्रपति को खत लिखकर माफी मांगी। बीजेपी ने संसद में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को घेरा और राष्ट्रपति पर दिए बयान के मामले पर सोनिया गांधी से भी माफी की मांग की। कृपया सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। इसी मुद्दे पर बीजेपी के महिला मोर्चा ने जम्मू समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा और उनके बजाय सोनिया गांधी को घेरने को गलत बताया। मैडम सोनिया गांधी जी को निशाना पे ला रही है। हांगकांग से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कॉन्सर्ट के दौरान एक बड़ी स्क्रीन गिरने से भयानक हादसा हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कॉन्सर्ट के लिए तैयार स्टेज के ऊपर लटकी कई स्क्रीन में एक बड़ी स्क्रीन अचानक नीचे गिरती दिखी, जो सीधे स्टेज पर परफॉर्म कर रही है कलाकार के सिर से जा टकराई, जिसकी वजह से वो कलाकार जमीन पर गिर गई। उसके बगल में मौजूद एक दूसरा डांसर भी स्क्रीन की चपेट में आ गया। अचानक हुए इस हादसे की वजह से वहां चीख पुकार मच गई। इस बीच स्टेज पर मौजूद दूसरे कलाकार स्क्रीन की चपेट में आए लोगों को बचाने के लिए दौड़ते दिखे। वहीं हादसे के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नालों ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। वहां सड़क पार करने की कोशिश में कई गाड़ियां पानी के बीच फंस गई। के रामनगर में बरसाती नालों ने कई जगहों पर सड़कों पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई। सड़क पर इतना पानी इकट्ठा हो गया कि सड़क का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। इस पानी के बीच से निकलने की कोशिश में कई गाड़ियां फंस गई, जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से इन गाड़ियों को निकालने की कोशिश की गई। एक गाड़ी तो पानी में ऐसी फंसी कि उससे निकालना मुश्किल हो गया। गाड़ी में बैठे लोग ही उतरकर किसी तरह उसे धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे, जबकि सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहां घूमने आए कई पर्यटक भी इस वजह से परेशान दिखे। उधर हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी स्कूलों की छुट्टी पर बड़ा फैसला लिया। झारखंड के गोड्डा में 88 सरकारी स्कूलों को सख्त निर्देश देते हुए वहां शुक्रवार के दिन छुट्टी नहीं करने की हिदायत दी गई। इससे पहले आरोप था कि इन स्कूलों में धार्मिक वजहों से रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी की जाती है। जिला शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद झारखंड के गोड्डा में सरकारी स्कूल तो खुले, लेकिन कुछ जगहों पर छात्रों के स्कूल नहीं पहुंचने के मामले भी सामने आए। बिहार के जमुई, शेखपुरा और अररिया में नियमों का उल्लंघन करते हुए वहां के भी कई सरकारी स्कूल शुक्रवार को बंद रखने का मामला सामने आया। उनके पास कोई पत्र या कोई आदेश विभाग का नहीं है। उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने चेन्नई में हो रहे शतरंज ओलंपियाड का सहारा लिया और पाकिस्तान ने अंतिम वक्त में इस प्रतियोगिता से हटने का ऐलान कर दिया, जबकि उसकी टीम चेन्नई पहुंच चुकी थी। शतरंज ओलंपियाड शुरू होने वाला था, इसके बावजूद उसने अपनी टीम को वापस बुला लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने यह हरकत क्यों की? असल में ओलंपियाड से जुड़ी मशाल पिछले महीने कश्मीर से भी गुजरी थी और इसी बात पर पाकिस्तान भड़का हुआ है, लेकिन तब उसने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। और जब ओलंपियाड शुरू होने वाला था तब उसने ये बात पूरी दुनिया के सामने रखकर कश्मीर मसले को उठाने की चाल चली। पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर ही खेल में सियासत करने का आरोप लगाया, जिसके बाद भारत ने भी उसे जवाब देने में देरी नहीं की। बात यह है कि कल को अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐसी स्थिति आती तो क्या पाकिस्तान वहां से भी छोड़कर भागेगा? जबकि चेन्नई में हो रहे 44वें शतरंज ओलंपियाड में दुनिया के 188 देश हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया तो उसके खिलाड़ी भी हैरान रह गए। बताया गया कि इस फैसले से पाकिस्तान से आई टीम भी नाखुश थी। और खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी वापस नहीं जाना चाहते थे। वो भारत में किए गए इंतजाम और मिले सम्मान से काफी खुश थे, लेकिन उन्हें अपने देश के इस बेतुके फैसले के आगे झुकना पड़ा।
हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने किसी खेल के मंच को राजनीति का मंच बनाया हो। इससे पहले 2019 में भी वो ऐसा कर चुका है, जब भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद शहीद जवानों के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए क्रिकेट मैच में सेना की टोपी पहनी थी। तब उसने आईसीसी के सामने ये मुद्दा उठाया था। नेटो का सदस्य बनने के लिए हाथ पैर मार रहे फिनलैंड पर डबल गेम खेलने का आरोप लग रहा है। खबर है कि फिनलैंड रूस के नागरिकों को धड़ल्ले से टूरिस्ट वीजा जारी कर रहा है, जिसकी वजह से रूस के नागरिक छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी तादाद में फिनलैंड पहुंच रहे हैं। बताया गया कि रूस के लोग फिनलैंड के न्यूयमा के रास्ते वहां जा रहे हैं। न्यूयमा रूस और फिनलैंड के बॉर्डर पर है। यहां यह बात बेहद अहम है कि नॉर्डिक देशों में इकलौता फिनलैंड ही है जो रूस के लोगों को वीजा जारी कर रहा है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क भी नॉर्डिक देश हैं, लेकिन वो रूस के नागरिकों को इस तरह वीजा नहीं दे रहे। मतलब एक तरफ फिनलैंड रूस को आंखें भी दिखा रहा है और दूसरी तरफ रूस के नागरिकों को वीजा देकर अपनी जेब भरने में भी लगा है। इसी वजह से फिनलैंड में कुछ लोग, यहां तक कि वहां की विपक्षी पार्टियां भी फिनलैंड की सरकार के इस डबल गेम के खिलाफ खड़ी हो गई। उन्हें एक तरफ फिनलैंड के रूस के एक्शन को गलत ठहराना और दूसरी तरफ उसके जरिए मुनाफा भी कमाना यूक्रेन के लोगों के साथ ठगी नजर आने लगा है। फिनलैंड में अभी टूरिस्ट सीजन है और इन सैलानियों में रूस से अच्छी खासी संख्या में लोग हर साल वहां घूमने फिरने पहुंचते हैं। फिनलैंड की मजबूरी यही है, जंग की वजह से पहले ही यूरोप में धंधा मंदा पड़ा है। ऐसे में फिनलैंड रूस के पर्यटकों के लिए दरवाजे बंद करके अपने पेट पर लात नहीं मारना चाहता। रूसी सेना ने यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क और स्लोवियास्की में हमला बोल दिया। रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और मिसाइलें दाग दी। इस हमले में 1 की मौत हो गई है, जबकि आपको बता दें कि 5 लोग घायल हो गए। रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन पर रूस ने ये मिसाइल अटैक किया है, अलग अलग ठिकानों पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है रूस ने अपने मिसाइल के जरिए। और इस हमले में 1 आदमी की मौत हुई है, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। बिहार के समस्तीपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने मामूली बात पर चाउमीन बेचने वाले एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि चाउमीन देर से देने पर वहां विवाद शुरू हुआ, जिसने कुछ ही देर में भयानक रूप ले लिया और कुछ बदमाशों ने चाउमीन बेचने वाले उस लड़के को सड़क पर काफी दूर तक घसीटा। इस दौरान वो खुद को छोड़ने की गुहार लगाता दिखा, लेकिन बदसलूकी करने वाले उन बदमाशों का दिल नहीं पसीजा। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें 4 से 5 बदमाश उस शख्स को घसीटते हुए आगे ले जाते दिखाई दी। जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो बदमाशों ने उसकी पिटाई भी की। बताया जा रहा है कि बाद में उस शख्स को जख्मी हालत में पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर ईडी के शिकंजे में आई अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपों पर गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी को कोलकाता में मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वो रोती नजर आई। खबर है कि ईडी को कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी के मकान से कुछ गाड़ियां और स्कूटर गायब मिले। बीजेपी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में दक्षिण कोलकाता में प्रदर्शन किया। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज से बीजेपी के सभी मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जो कल शाम 5 बजे तक चलेगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। वहीं कल पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक शुरू होने से पहले पटना में रोड शो भी निकाला जाएगा। बीजेपी की बड़ी बैठक आज पटना में होगी और कल तक ये बैठक चलेगी। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे और कल की बैठक के बारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी वायुसेना के 6 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान पोलैंड रवाना हो गए। यूक्रेन जंग की वजह से रूस और अमेरिका के बीच जबरदस्त टेंशन है। अमेरिका समेत नेटो देशों को तो रूस कई बार चेतावनी भी दे चुका है और यही वजह रही कि यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो में शामिल पोलैंड की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने 6 F-22 रैप्टर भेजे हैं। इससे पहले भी F-22 रैप्टर विमानों ने पोलैंड का दौरा किया था, लेकिन तब उनकी संख्या सिर्फ 2 थी और वो सद्भावना मिशन पर पोलैंड गए थे। जबकि इस बार बात नेटो देश पोलैंड की सुरक्षा की है, क्योंकि अमेरिका कई बार ये कह चुका है कि वो नेटो में शामिल हर देश की सुरक्षा का ध्यान रखेगा। और पोलैंड ने तो यूक्रेन की मदद करके रूस से सीधी दुश्मनी मोल ली है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां के शरणार्थियों ने पोलैंड में शरण ली थी। इसके अलावा उसने खुलकर रूस का विरोध भी किया था, यानी गुस्साए पुतिन को पोलैंड ने और भड़का दिया था, जिसके बाद पुतिन ने नेटो देशों से बोल दिया था कि उन्हें यूक्रेन की मदद करने का अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका का कहना है कि इसी वजह से वो नेटो देशों की सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है और बाल्टिक से काला सागर तक नेटो देशों के लिए एक सुरक्षित हवाई क्षेत्र बना रहा है, क्योंकि समंदर के इस इलाके से कई नेटो देशों की सीमा लगती है।
इसी मिशन के तहत 6 F-22 रैप्टर पोलैंड जा रहे हैं, जो ईंधन भरवाने के लिए यूके में रुके हैं। नेटो देशों की सुरक्षा के लिए 120 लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। अमेरिका के F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लेकर उड़ते हैं। यही नहीं, इनमें टारगेट पर भारी भरकम बम गिराने की भी ताकत होती है। सबसे बड़ी बात यह कि इनमें स्टेल्थ तकनीक होती है, जिससे ये दुश्मन को चकमा दे देते हैं। और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, वहां बारामूला इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि वहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने इन आतंकियों को घेर लिया है और अभी मुठभेड़ जारी है। बारामूला से ये बड़ी खबर, आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद अभी वहां मुठभेड़ चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी रिफत का। रिफत, क्या अपडेट इस खबर को लेकर इस वक्त? लगातार ऑपरेशन चल रहा है। वानीगाम एरिया है ये बारामूला में। 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी। ऐसा समझा जा रहा है कि अभी 2 मिलिटेंट ही जो है वो ट्रैप है। ये वानीगाम, जिस तरीके से मैंने कहा, रात के दौरान ही कॉर्डन सर्च शुरू किया गया था। 4 बजे के करीब जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अभी लगातार जो है मुठभेड़ चल रही है। जी, तो सुबह 4 बजे से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक ये मुठभेड़ जारी है, जैसा कि हमारे सहयोगी रिफत ये जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर बारामूला से ये सामने आ रही है। इधर ममता मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। खबर है कि पार्थ चैटर्जी को हटाने के बाद ममता बनर्जी ने कुछ और ऐसे मंत्रियों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी जो गंभीर आरोपों में घिरे हैं। कोलकाता के अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए पहुंचे पार्थ चैटर्जी ने खुद के साथ साजिश होने की बात कही। ईडी ने एक और टीएमसी विधायक कृष्ण कल्याणी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के समन्स भेजे। इंदौर से एक बड़ी खबर आई है, जहां 3 लोगों ने फूड डिलीवरी कंपनी के एक डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक घायल लड़का खुद ही अस्पताल पहुंच गया और आज इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लूट के इरादे से हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिलीवरी बॉय की हत्या की गई है। 3 लोगों ने मिलकर डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी और खबर यह है कि लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिलीवरी बॉय की 3 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। डिलीवरी बॉय जो घायल था वो खुद अस्पताल पहुंचा, जहां उसने दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी पर कार्रवाई के बाद ईडी ने अब ममता के एक और विधायक पर शिकंजा कस दिया है। टीएमसी विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये नोटिस भेजा गया है। ये मामला है टीवी चैनलों को दिए गए विज्ञापनों से जुड़ा हुआ और कृष्णा कल्याणी इस कंपनी के चेयरमैन है। ईडी ने 2018 से लेकर 2022 तक के विज्ञापनों के बदले किए गए भुगतान की जानकारी उनसे मांगी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार बस पलटती दिखाई दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बेकाबू बस पलटकर सड़क किनारे बनी पुलिस चौकी को रौंदती नजर आई। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग इधर उधर भागते दिखे। तभी एक तेज रफ्तार बस बीच सड़क पर लगे बैरिकेड को रौंदते हुए पुलिस चौकी में जा घुसी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर सड़क किनारे बनी पुलिस चौकी पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, वहां दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के कार्यक्रम को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के इस कार्यक्रम को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। पीएफआई का ये कार्यक्रम शनिवार यानी आज दिल्ली के झंडेवालान में होना था, जिसे दिल्ली पुलिस की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। और उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक नशे में धोते कार सवार ने लोगों से भरे एक टेंपो में टक्कर मार दी, जिससे टेंपो के परखच्चे उड़ गए और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए सभी घायलों को बेहतर इलाज देने के आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई। उत्तर प्रदेश के बांदा में ये सड़क हादसा हुआ, जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई।
तो आपको बता दें कि एक कार और एक टेम्पो के बीच ये टक्कर हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस हादसे की जांच के आदेश और जो घायल लोग हैं उनके समुचित इलाज के आदेश भी दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा से ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के झांसी से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने स्थानीय लोगों की मदद से एक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। ये तस्वीरें यूपी के झांसी की है, जहां लोगों की भीड़ एक पुलिसकर्मी की जान लेने पर आमादा हो गई। बताया जा रहा है कि एक महिला और पुलिसकर्मी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद बीच सड़क पर महिला के साथ लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने भी पुलिसकर्मी को पीटना शुरू कर दिया। मामला इतना बिगड़ गया कि लोगों ने उनकी वर्दी तक फाड़ दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया और मामले की जांच तेज कर दी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से भी हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद हो गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क किनारे लगे पेड़ टूटकर गिर गए। इस वजह से शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए। हालांकि बाद में उन्होंने प्रशासन की टीम के साथ मिलकर पत्थरों को हटाया और उस सड़क को साफ किया। बिहार के भागलपुर में बीच सड़क पर पुलिस और एक आदमी के बीच जबरदस्त झड़प का वीडियो वायरल हुआ, जहां ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के बावजूद मोटरसाइकिल सवार पुलिसकर्मी से बहसबाजी करता दिखा। वीडियो में एक आदमी बार बार पुलिस वालों से कहासुनी करता दिखा। वहां मौजूद पुलिस वालों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दरअसल ये जनाब मोटरसाइकिल पर सवार होकर वन वे सड़क पर एंट्री करने की फिराक में थे। वहां मौजूद महिला पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें जाने से रोका, नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू किए जाने का हवाला दिया, लेकिन ये आदमी वहां से दूसरी गाड़ियों के गुजरने की दलील देने लगा। सर 1 मिनट, सब जा रहा था तभी हम गए और मेरा बगल में ऑफिस है, आप देख लीजिए कि यहाँ से हम लोग को पूरा घूम करके जाना पड़ता है। इसी बीच वहां कई पुलिस वाले पहुंच गए और मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली। इससे मोटरसाइकिल वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पुलिस वालों से ही भिड़ गया। पुलिस और मोटरसाइकिल सवार के बीच सड़क पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद यातायात थाना प्रभारी मौके पर पहुँचे और उस आदमी को चालान देने की बात कहकर शांत कराया। मामला शहर के कचहरी चौक के पास का है। बताया जा रहा है कि शहर में जैम की वजह से ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे लोग नाराज हैं और आए दिन पुलिस और पब्लिक में झड़प होती रहती है। इस बीच यूएई के कुछ शहरों में इतनी बारिश हुई कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमान से बारिश के रूप में बरसी आफत ने सबसे ज्यादा तबाही शारजाह में मचाई, जहां सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में वहां की सभी दुकानों में बारिश का पानी घुसा दिखाई दिया। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां तो पूरी तरह डूबी नजर आईं। वहीं भारी बारिश से यूएई के फुजैरा शहर में भी हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। बरसात का पानी पहाड़ों के रास्ते सैलाब बनकर शहर में दाखिल हुआ और उसने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। कई जगहों पर सड़कें टूट गईं और पानी तेज रफ्तार से लोगों को डराने लगा। हाईवे पर भी बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गईं। क्योंकि यूएई में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। शारजाह में तो जैसे सब कुछ ठहर सा गया। और इस बात की गवाही एक इलाके से सामने आई तस्वीरों ने दी, जिनमें एक तस्वीर में पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों की सिर्फ छतें ही नजर आईं। ऐसा लगा कि पानी के अलावा वहां अब कुछ भी नहीं बचा। दावा है कि पूरे यूएई में साल भर में जितना पानी बरसता है उससे दुगना वहां एक दिन में ही बरस गया। यही नहीं, शारजाह समेत यूएई के कई शहरों में 1978 के बाद इतनी बारिश हुई। इसी वजह से कई इलाकों में लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ा। जबकि यूएई को अपने रेगिस्तानी मौसम के साथ बहुत गर्मी और हल्की ठंड के लिए जाना जाता है। वहां आमतौर पर इतनी बारिश होती नहीं है, लेकिन इस बार आसमानी आफत को देखते हुए कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम अभी और भी खतरनाक रूप ले सकता है। तेज बारिश के साथ तूफान आने की भी संभावना जताई गई है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। वहीं यूएई के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग भी इस मुसीबत की एक बड़ी वजह हो सकती है, जिस कारण वहां के मौसम में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।
भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में बचे 4 MiG-21 को हटाने की योजना बना रही है। खबर है कि इसके लिए अगले 3 साल की समय सीमा तय की गई है, जबकि एक स्क्वाड्रन को इसी साल सितंबर तक हटाने की उम्मीद है। इसके साथ ही वायुसेना MiG-29 विमानों को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना पर काम कर रही है। वायुसेना के बेड़े में फिलहाल करीब 70 MiG-21 लड़ाकू विमान और 50 MiG-29 विमान हैं। MiG-21 लंबे समय तक भारतीय वायुसेना का अहम लड़ाकू विमान रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से इसका सुरक्षा रिकॉर्ड बेहद खराब रहा। और बड़ी खबर, बाढ़ और बारिश से हिमाचल में बड़ा नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। प्रदेश में अब तक 133 लोगों की इस वजह से मौत हो चुकी है, जबकि जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। 450 करोड़ के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है बीते कई दिनों से, और इससे हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, बरसात की वजह से नुकसान की खबर है। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 133 लोगों की जान जा चुकी है। डूबने और जमीन खिसकने से इन तमाम लोगों की मौत हुई है। वहीं करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी प्रदेश को पहुंचा है। बीते कई दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों की मौत हुई है, बल्कि संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। 450 करोड़ के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। 133 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बारिश की वजह से अपनी जान गंवा दी है। बाढ़ और बारिश की वजह से 133 लोगों की मौत हो चुकी है।